अस्सलामुअलैकुम ऑल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ फिर से एक और वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 8। पास्ट पेपर्स डिस्कशन सीरीज़ हमारी चल रही है और आज हमारा आया हुआ है उसमें चैप्टर 8। तो चैप्टर 8 से भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती रही हैं प्रीवियस कुछ ईयर्स में, और पिछले 2-3 सालों से इस मतलब इस टॉपिक इस चैप्टर को भी ना कह सकते हैं हॉट फेवरेट हो गया। इसमें से काफ़ी हद तक अब न्यूमेरिकल आना शुरू हो गए हैं। पहले इतने नहीं आते थे लेकिन आजकल ज़्यादा मतलब के आ रहे हैं। ये आपको वैसे पता चल जाएगा, साथ ही 2017 तक के जो पेपर्स हैं इसके अंदाजे से पता चल जाएगा कि कौन से साल कितने न्यूमेरिकल आए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम के साथ। क्वेश्चन 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। किसकी वेवलेंथ जो है लॉन्गेस्ट होती है इन कलर्स में से। एक मिनट, अपना पेन टूल तो हमने सेलेक्ट नहीं किया हुआ। अच्छा जी, तो किसकी वेवलेंथ होती है जी सबसे ज़्यादा? रेड लाइट की होती है। और अब ये याद कैसे कर सकते हैं? वैसे तो पूरा एक ट्रेंड है, वेवलेंथ जो है टॉप टू बॉटम जाते हुए इंक्रीज़ हो रही होती है। जैसे कि गैमा रेज़, एक्स रेज़, फिर अल्ट्रा वायलेट, फिर विजिबल लाइट होगी। अब विजिबल लाइट में जो लाइट है वो 7 डिफरेंट कलर्स में डिवाइड होती है। उन्हें याद करने के लिए एक ट्रिक है, वेब ग्योर के नाम से एक वर्ड है। समझ लीजिए ट्रिक क्या है, वेब ग्योर एक वर्ड बन जाता है। इसकी मदद से हमने याद किया था। आई डोंट नो अगर आपके टीचर्स ने आपके साथ कोई शेयर किया हुआ है तो उस हिसाब से भी कर सकते हैं। यहाँ पे वी वायलेट है, उसके हिसाब से आई जो इंडिगो, बी ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो इस हिसाब से रेड बिल सबसे नीचे है। तो इन सब में से यानी कलर्स में से सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ है वो रेड की होगी। अब दो कलर्स में से देखें, लेकिन जो गैमा रेज़ और इनमें गैमा रेज़ हैं इसकी सबसे कम होती है, शॉर्टेस्ट। यानी बाकी जितने भी हैं रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, अल्ट्रा वायलेट, सब में सबसे जो कम वेवलेंथ होती है वो गैमा रेज़ की हैं। उसके बाद सेकंड पे जो आते हैं एक्स रेज़ आती हैं, उसके बाद अल्ट्रा वायलेट, और उसके बाद फिर यही विजिबल लाइट जो है। तो उस विजिबल लाइट के लिहाज से रेड है जिसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है। स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम, वैक्यूम है स्पीड को ट्रैवल करने के लिए, स्पीड ऑफ साउंड को ट्रैवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं होता, इसलिए स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम जो है 0 होती है। When a wave goes after collision, it reflects back. Then, in the result of superposition on the wall, wave will call dash wave. Stationary wave उन्हें कहेंगे और दूसरे के इफेक्ट को ज़ाया कर रही होंगी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये एक वॉल है, ये एक वेव है, इस तरह जा रही है। तो जब वो वापस आएगी तो यहाँ पे इस तरह उसका कुछ पैटर्न बन रहा होगा, और वो दोनों एक दूसरे के असर को ज़ाया कर देंगे, यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगी, जिसकी वजह से उन्हें स्टेशनरी वेव्स कहेंगे। वेव्स ट्रांसपोर्ट एनर्जी विदाउट ट्रांसपोर्टिंग, ये हमने अपने उसमें लेक्चर्स में डिस्कस किया था। मैटर वेव्स की टाइप्स देखी थी, उसमें ये भी डिस्कस किया था, वो आप वीडियो चेक कर लीजिएगा। द स्पीड ऑफ साउंड आएगा यहाँ पे, स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन इज डैश टाइम्स इट्स स्पीड इन ऑक्सीजन। तो कितनी है जी, उसके लिए फार्मूला होता है V इक्वल टू, यहाँ पे गैमा कह दें इसे, मुझे वर्ड नहीं याद, ये गैमा ही आई थिंक, P बाई रो। इन चैप्टर 8 ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है तो वहाँ पे सोल्व भी है, तो उसकी बेस पे जो देखा जाए 4 है इसका आंसर। अच्छा, जो उसके बाद है क्वेश्चन 6, एट व्हाट टेम्परेचर द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज़ डबल देन एज ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस। ये फार्मूला है, फार्मूला यूज़ करें, आपके पास आंसर जो है इसका आ जाएगा। यहाँ पे इस फार्मूले में जो V नॉट है और T नॉट है वो एक लिहाज से मतलब बेसिक वैल्यूज़ हैं, इसकी बुक में वैसे गिवन होंगी। ये न्यूमेरिकल है बुक का ही आई थिंक, या इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल बुक में ज़रूर है। तो इसे जब सॉल्व करेंगे आंसर जो है 859 आ जाएगा। एन ऑर्गन पाइप ओपन्स एट बोथ एंड्स हैज़ अ लेंथ ऑफ 50 मीटर विद द वेलोसिटी ऑफ एयर 350 मीटर पर सेकेंड। व्हाट विल बी इट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। उसके लिए फार्मूला है F इक्वल टू NV/2L0। यहाँ पे N जो है उसने बताया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो 1 हो जाएगा। V दिया हुआ है और L0 भी दिया हुआ है, तो सिंपली आप वैल्यूज़ पुट करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा 3.5। अ स्टार इज़ मूविंग फ्रॉम स्काई टू अर्थ, द कलर शोन ऑन अर्थ इज़, क्या होगा व्हेन इट इज़ एग्जिस्टिंग येलो।
तो इसके लिए हिंट वैसे मैंने सारी लिखी दी है। व्हेन स्टार कम्स नियर टू द अर्थ फ्रॉम स्काई लाइट वेव्स स्क्वीज, मतलब स्क्वीज़ हो रही होती हैं जो लाइट की वेव्स होती हैं, डिक्रीजिंग डिस्टेंस बिटवीन देम, उनका आपस जो डिस्टेंस होता है वो कम हो रहा है, उनकी वेवलेंथ कम हो रही होती है। दैट्स वाई इट शोज़ ब्लू कलर। अब हमने अभी भी पीछे डिस्कशन की है कि ट्रेंड के हिसाब से जो ब्लू कलर है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी इन जो इस वक्त करंट सिनेरियो इसमें, तो उसका कलर जो है ब्लू शो हो रहा होगा उस वक्त। A tuning fork P produces 12 beats per second with the tuning fork Q. If the frequency of Q is 200 Hz, then frequency of P will be। एक्सरसाइज प्रॉब्लम है ये भी बुक की, और इसका आंसर बोथ ए एंड बी है। सिंपल है, बीट्स को जो है फ्रीक्वेंसी में ऐड और माइनस करते हैं, उससे रेंज हमें मिल जाती होती है। आई थिंक कुछ ऐसा ही था, मैंने बुक कभी वैसे कंसल्ट नहीं की हुई, लेकिन मेरे ख्याल में कुछ ऐसा ही था उसमें। फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इनमें से कौन सी है जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की एग्जाम्पल है? साउंड कमिंग फ्राम ट्रेन विसल, लाइट कमिंग, लाइट वाइट वाली दोनों ही नहीं है, तो साउंड जो है वो लॉन्गिट्यूडनल की है। इससे रिलेटेड हमने थोड़ी सी और डिस्कशन, मतलब एग्जैक्ट वर्ड्स में कहें तो इससे बिल्कुल रिलेटेड नहीं, लेकिन हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के एग्जांपल के हिसाब से देखा था, वो चैप्टर 9 या 10 के नोट्स में जो हमारी क्लास डिस्कशन हुई है उसमें, वो देखिएगा आप लोग। क्लास डिस्कशन से मुराद जो मैंने चैप्टर्स के लेक्चर्स दिए। अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट 90 किलोमीटर पर आवर साउंड अ विसल of frequency 1000 Hz, the frequency of sound heard by the train driver। अब दोनों की रिलेटिव मोशन है, दोनों एक साथ चल रहे हैं, तो जो फ्रीक्वेंसी उसे सुनाई देगी वो सेम ही होगी जो कि असल फ्रीक्वेंसी है उस विसल की, तो 1000 Hz की ही उसे फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही होगी। What will be the speed of radio waves when the frequency is 200 kilohertz and wavelength is 1500 मीटर? सिंपल फार्मूला लगाओ v इक्वल टू एफ लैम्डा वाला। अब यहाँ पे जो m है मेगा को शो कर रहा है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर यही आएगा। कैसे? 3 10 की पावर 3 जो है यहाँ से आ जाएगी, 4 5 हो जाएगी, एक यहाँ से 6 हो जाएगी, 150 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 300 आ जाएगा, तो 300 मेगा मीटर पर सेकेंड हमारे पास आंसर हो जाएगा। A train is moving with the speed of 120 km per hour. It whistles and frequency of whistle is 5000 Hz. The frequency of whistle which driver of the train listens। ये दोनों ही सेम ही हैं। 11 और 13 जो है बस वैल्यूज़ डिफरेंट हैं, बाकी चीज़ क्वेश्चन स्टेटमेंट सेम ही है, तो ये इसका डी आंसर आ जाएगा। 14 है आगे प्रॉब्लम। द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज़ 16 टाइम। अभी जो हमने पहले शुरू में किया था, आई थिंक फर्स्ट पेज पे था एक न्यूमेरिकल, तो ये उसी से मिलता जुलता है, बस थोड़ा सा इनडायरेक्ट कर दिया उसने। यहाँ पे डायरेक्टली पूछ लिया कि क्या होगी, ग्रेटर देन एक्स होगी। स्पीड ऑफ साउंड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। अ पुलिस मोटरसाइकिल रनिंग एट 130 किलोमीटर पर आवर sounds a siren of 2 kilohertz frequency while chasing a car running at 150 km per hour. The apparent frequency of siren heard by the car driver। अब केस क्या है? एक पुलिस मोटरसाइकिल है जिसकी स्पीड जो है 130 किलोमीटर पर आवर है, जिसका एक हारन बज रहा है 2 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी का। वो एक कार को चेस करे, यानी कार आगे है और जो बाइक है वो पीछे है इस वक्त करंट सिनेरियो में देखा जाए तो। अब पीछे जो है बाइक, उसने जो एक हारन बजाया है उसकी फ्रीक्वेंसी है 2000 हर्ट्ज़ या 2K हर्ट्ज़ कह दिया जाए, तो उस हिसाब से देखा जाए कि जो आगे गाड़ी जा रही होगी, अब रिलेटिव मोशन तो है लेकिन इसकी स्पीड ज़्यादा है, यानी ये दोनों बराबर नहीं जा रहे, एक आगे जा रहा है एक उसके पीछे से आ रहा है, तो इस वजह से ये जो आगे जा रहा होगा उसे आवाज़ एटलीस्ट जो ओरिजिनल है उससे कम आ रही होगी। जैसे हम लोग अक्सर देखते हैं कि बाइक पे दो लोग बैठे हों, इवन मोस्ट कॉमन ऑब्जर्वेशन यही है, हम जब दो लोग बाइक पे सफ़र कर रहे होते हैं, जो बंदा आगे से बोल रहा होता है उसकी आवाज़ पीछे वाले को मतलब थोड़ी मुश्किल से सुनाई दे रही होती है, और इसी तरह जो पीछे से बोल रहा होता है वो जब तक सेम साइड पे, यानी कि अगर सुनने वाला भी उसी साइड पे ना मुँह करे जिस साइड पे बोलने वाला मुँह करके बैठा हुआ है, तो वो बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा सुनाई दे रहा होता है। ये सबसे कॉमन ऑब्जर्वेशन है और आप लोगों ने देखी होगी डेली लाइफ में ये। एन एस्ट्रोनॉट
in space is near in space comes to know of an explosion on a nearby planet. The astronaut came to know about this explosion because अब एक खलाबाज है, खला में मौजूद है, उससे पता चलता है कि जी एक करीबी प्लानट पे कोई धमाका सा हुआ है। तो उसे कैसे पता चला है? अब जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि जो साउंड है उसे ट्रैवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। स्पेस वैक्यूम है, वहाँ पे आवाज़ तो आएगी ही नहीं, तो उसे पता कैसे चल सकता है? जब तक वो एक्सप्लोजन देखे ना। यानी कि अगर उसका मुंह मैं कह दूँ कि नॉर्थ की तरफ है और साउथ साइड में धमाका होता है तो उसे कभी भी नहीं पता चलेगा कि पीछे कुछ हुआ है, जब तक वो टर्न नहीं करेगा और पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन ठीक है इस हिसाब से? द एस्ट्रोनॉट ओनली सा द एक्सप्लोजन, तो बी ऑप्शन ठीक है क्योंकि उसने देखा है तो उसे पता चला है। सी में कहता है उसने सुना है, जो कि गलत है। डी में कहता है उसने देखा भी है, सुना भी है, गलत है। और ए में कहता है उसने पहले देखा, फिर उसने सुना और फिर उसे महसूस भी किया। महसूस भी नहीं कर सकेगा स्पेस में, क्योंकि जो वाइब्रेशंस भी होंगी उस वजह से, यानी जो इम्पैक्ट पड़ेगा उसके लिए भी कोई ना कोई मीडियम ज़रूरी है उसे ट्रैवल करने के लिए। A mass of liquid of density is mixed with an equal mass of another liquid density 3 द डेंसिटी ऑफ लिक्विड मिक्सचर। ये दो मेथड हैं इसके, एक आपके सामने है, काफ़ी लेंथी सा हो रहा है, कॉम्प्लिकेटेड सा मेथड है। जो दूसरा सिंपल मेथड है उसमें आप सिंपल ये वाला फार्मूला लगा के भी कर सकते हैं। मैंने दोनों इसलिए कर दिए हैं कि एक एक्सप्लेनेशन में साथ हो जाएगा और दूसरा आपको वैसे डायरेक्ट पता हो, क्योंकि एग्ज़ाम में आप लोगों ने डायरेक्ट अप्रोच ही यूज़ करनी होती है ताकि आपका टाइम बच सके। तो ये इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। और करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 1.5 रो। Two progressive waves of frequency 250 Hz are superimposed to produce a stationary wave in which adjacent nodes are 2 मीटर apart। दो adjacent node का मतलब है कि एक दो नोड्स के दरमियान का जो फासला है, ठीक है। समझ लें कि एक मेरी वेव है, तो ये एक नोड उसका मैं कहता हूँ ये है, तो एक नोड ये है, तो इन दोनों के दरमियान जो फासला है वो कहता है 2 मीटर अपार्ट है। अब हमें उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होगी। हमें पता है कि नोड टू नोड जो है वेवलेंथ जो है वो होती है λ/2 इक्वल टू डी के, ठीक है। और नोड टू एंटी नोड का जो फासला है, नोड टू एंटी नोड, वो होता है λ/4 इक्वल टू डी के। लेकिन यहाँ पे हमारा दो एडजेसेंट नोड कह रहा है, यानी कि दो कंसेक्यूटिव नोड्स, तो इसके लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ से हमें पहले मिल जाएगी जो वेवलेंथ है लैम्डा, जो कि आ जाएगी 4 मीटर। उसके बाद हमने फार्मूला यूज़ करना है, फाइंड करनी है स्पीड, तो हमने फार्मूला यूज़ करना है स्पीड वाला, जो कि है हमारे पास v इक्वल टू एफ लैम्डा। अब f हमारे पास मौजूद है, लैम्डा हमारे पास आ चुका है, हमने वो इससे फाइंड किया है, तो हमारे पास जो ऑप्शन बन जाएगा वो 1000 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। 250 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 1000 मीटर पर सेकंड ही आएगा। उसके बाद है क्वेश्चन 9, अ टाइट वायर इज़ क्लैम्प्ड एट 2 पॉइंट्स 2 मीटर अपार्ट। एक वायर है जिसे उसने दोनों साइडों से क्लैम्प किया हुआ है, बांधा हुआ है, कहते हैं कि मजबूती से जोड़ दिया है। कितना फासला है उनके दरमियान? 2 मीटर। इट इज़ प्लग्ड नियर वन एंड विच आर 3 लॉन्गेस्ट वेवलेंथ्स प्रेजेंट ऑन द वाइब्रेटिंग वायर। इसका ऑप्शन जो करेक्ट है वो है बी। अब है कैसे वो हम देखते हैं। जब उसने एक क्लैंप में इस तरह, मतलब ये तार एक लगी हुई है फॉर एग्जांपल, अब उसने प्लग कर लिया है, ऊपर पकड़ लिया है, तो इस केस में उसकी जो वेवलेंथ हो गई वो होगी λ/2। हमने अभी देखा था कि डिस्टेंस जो हो गया है λ/2 के बराबर, तो ये नोड टू नोड डिस्टेंस कह दें तो λ/2 आ गया। और दूसरे केस में जब वो ऐसे ही करेगा तो इस तरह दो वेव्स बन रही होंगी, दो कह सकते हैं कि हमें राइजेस शो हो रहे होंगे। और तीसरे केस में हमारे पास इसी तरह हमने 3 वेवलेंथ्स बतानी है, तो ये 3 इस तरह शो हो रहे होंगे। अब यहाँ पे पहले केस में λ/2 है सिंपली, दूसरे केस में λ/2 हो जाएगा, तीसरे केस में λ/2 हो जाएगा। अब हमने करना क्या होगा, जैसे अभी हमने पीछे डिस्टेंस का फार्मूला देखा था, उसी फार्मूले को हम यूज़ करते हुए अपनी वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे।
अब उसने हमें 2 मीटर अपार्ट डिस्टेंस तो दे दिया है। पहले केस में लैम्डा बाई 2 जो है 2 दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा तो वो हो जाएगा 4। जो सेकंड केस है लैम्डा बाई 2 और फिर लैम्डा बाई 2 का, तो इन लैम्डा बाई टू को जब हम ऐड करेंगे तो ये सिंपली लैम्डा आ जाएगा। तो लैम्डा हमारे पास दूसरे केस में आ जाएगा 2 मीटर के इक्वल। और जो तीसरा केस है इसी तरह लैम्डा बाई टू को करेंगे तो ये आ जाएगा 3 लैम्डा बाई 2 इक्वल टू डी के। हमारे पास जो डिस्टेंस है अब हमें चाहिए तो लैम्डा, तो ये 2 वहाँ चला जाएगा। कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी इसमें? अच्छा हाँ डी है, ठीक है बिल्कुल ठीक है। डी की वैल्यू पुट करेंगे 2, मैंने डी लिख दिया, वैसे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देनी चाहिए थी यहाँ पे आ जाएगा 4/3 लैम्डा आ जाएगा 4/3 के 4/3 के इक्वल। तो जब इसे डिवाइड करेंगे तो 1.33 बनता है। तो इस हिसाब से हमें पता चलता है कि जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो बी है। अब जो पहले दो थे ना, अब एक माइंड में ये भी आ रहा होगा हमने टाइम बचाना है तो मैं पहले दो करके भी तो कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे ना सी ऑप्शन भी सेम ही दे रहा है। जब आप पहला करेंगे ना तो आपको पता चलेगा ए और डी तो पॉसिबल हैं ही नहीं। उसके बाद जो है बी, जब पहला करेंगे तो बी और सी आप कहेंगे कि हाँ इन दोनों में से एक ऑप्शन हो सकता है। जब दूसरा केस करेंगे तो फिर पता चलेगा ये भी 4/2 ये भी 4/2 है। तीसरा केस जो है कॉम्प्लिकेटेड, तो ये अगर इस तरह का न्यूमेरिकल आ जाता है तो आपको ये पूरा ही करना पड़ेगा। इसमें मतलब कोई ऐसा फास्टेस्ट वे है ही नहीं। फास्टेस्ट वे यही है कि आपको पता होना चाहिए कि जितनी दफ़ा भी आपको जितनी भी कंटिन्यूस पूछ रहा होगा वेवलेंथ्स के बारे में, यहाँ पे जैसे 3 लॉन्गेस्ट वेवलेंथ्स के बारे में पूछ रहा था तो आपको 3, 4, 5, 6 कहे तो आप डायरेक्ट लैम्डा बाई 2 वाले ही काम करें, ऐड करें। आपको ये बनाना, ये सिंप्लीफाई ऐसे शो करने का वहाँ पे इतने वर्क में जाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आप उसके आंसर्स निकालना शुरू कर दें डी की वैल्यू पुट करके। अब लेकिन एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन भी तो आ जाते हैं। अब आया हुआ है ये जैसे पता चल रहा है, इसमें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो जब भी एग्जामिनर इस तरह का क्वेश्चन देता है ना जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो, थोड़ा सा लेंथी हो, वो उसके आगे या पीछे एक तो एमसीक्यूज ऐसे दे देगा जो शॉर्टेस्ट वे में हो रहे होंगे। ये चीज़ माइंड में रखें कि हमेशा एग्ज़ाम में ऐसे होगा कि अगर एक न्यूमेरिकल 1.5-2 मिनट ले रहा है तो ऊपर और उसके नीचे ऐसे न्यूमेरिकल भी होंगे जो शायद 10 to 20 सेकेंड्स में हो सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी एबिलिटी कितनी है, आप उसे सॉल्व कर सकें। अब 20 क्वेश्चन है, 2016 पेपर का ही है, तो देखते हैं कि ये कैसे होने वाला है। एन एम्बुलेंस मूव्स अराउंड अ लार्ज राउंड अबाउट विद इट्स सायरन ऑन फॉर अ पर्सन स्टैंडिंग एट सेंटर। सेंटर पे एक बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ है, एक गाड़ी उसके ऐसे गोल गोल घूम रही है, सर्कल कह रहा है तो डेफिनेटली जो उसका है पॉइंट सेम होगा। यहाँ पे सेंटर नहीं शो हो रहा थोड़ा सा, तो कहते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी वो सुन रहा होगा उस एम्बुलेंस के हॉर्न की तो वो क्या होगी, मतलब कि वो कम हो रही होगी, ज़्यादा हो रही होगी। जब बंदा खड़ा ही सेंटर में है और वो मूव ही सर्कल में कर रही है तो उसे सेम ही सुनाई देगी, चाहे वो गाड़ी इस पॉइंट पे हो, 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 तो उसके लिए वो सेम ही फ्रिक्वेंसी उसे सुनाई दे रही होगी। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कुड बी वैलिड एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी। कहता है कि वैलिड एक्सप्रेशन कौन सा होगा वेलोसिटी के लिए। मैंने ये चीज़ पढ़ी है, मैं आगे पढ़ने की जहमत करूँगा ही नहीं तब तक जब तक मुझे ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड केस ना लगे। कहता है कि एक्सप्रेशन बताना है वेलोसिटी के लिए कौन सा पॉसिबल है। अब मैंने जो मेरे पास नीचे ऑप्शंस हैं मैं उनके यूनिट निकाल लूँगा, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। जब मैं बताया ना कि शॉर्टेस्ट वे आपको चाहिए होता है तो आप इनके यूनिट्स निकाल के देखें। पहले केस में यूनिट देखें तो आ जाता है मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, जो अंडर रूट के ख़त्म होगा तो मीटर पर सेकंड बन जाएगा। मुझे पता चल गया कि मेरा वेलोसिटी का यूनिट यही होता है, तो मैंने तो इसे चुप करके टिक कर देना। लेकिन अगर आपको डाउट हो कि कोई और भी पॉसिबिलिटी है तो आप करके देख लें। रो के जो होता है जी यूनिट आई थिंक मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब किलोग्राम पर मीटर क्यूब इस तरह कुछ करके। इंटेंसिटी का यूनिट जो है यार वो देख लीजिएगा, किलोमीटर क्यूब पर मीटर किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, तो वो आप पुट करें तो उसमें देखें केजी आ रहा है। वेलोसिटी में तो केजी का काम ही नहीं है, ख़त्म हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखें तो ऊपर जो होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, नीचे मीटर है, मीटर को तो मीटर काट देगा, ये तो सेकंड, ये तो टाइम का यूनिट बन रहा है, ये एक्सप्रेशन भी पॉसिबल नहीं है। अब इस एक्सप्रेशन में देखें फिर किलोग्राम आ गया, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह कर सकते हैं आप लोग। ये तो अब देखें कह सकते हैं कि किस्मत अच्छी थी, हो सकता था ये ए ऑप्शन की बजाय सी पे होता, मुझे तीनों के बारे में ऐसे करना पड़ जाता। लेकिन लक अच्छी हो तो बाज़ दफ़ा आप पहला ही जिस ऑप्शन पे हाथ रखते हैं वो सही हो जाता है। लेकिन फिर आप लोग डाउट्स में चले जाते हैं कि नहीं यार ये सही कैसे हो गया, मेरा पहला ऑप्शन ही सही क्यों हो गया। तो ये भी होता है। ये वैसे एग्ज़ाम में भी आई थिंक पहला ऑप्शन ही आया था।
क्वेश्चन 22 है 3 यूनिफॉर्म ब्रेक्स ईच ऑफ लेंथ एल आर स्टैक्ड एज शोन इन द फिगर। ये 2017 के पेपर में आया था। इसका जो एक सिंपल वे है, मुझे लैम्डा बाई 4 एल बाई 4 तो लेंथ इसकी समझ आती है। ये तो कंफर्म है कि बी आंसर तो सही है ही है। लेकिन जो की में था ना, की के बकौल अगर मैं बात करूँ तो वो की कहती है कि जी ए भी ठीक है, लैम्डा बाई एल बाई 8 भी। अब हो सकता है कि मेरे पास ये पिक सही ना बनी हो, क्योंकि ये मैंने खुद बनाई हुई है, पेपर की पिक यहाँ पे नहीं ऐड की हुई, तो इस वजह से मे भी फील ना हो रहा हो। तो इसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन जो की का आंसर था वो ये है। आपको ये फिगर जो है देखनी पड़ेगी। मैं क्यों कह रहा हूँ कि एल बाई 4 कन्फर्म है, उसकी वजह ये है, ये देखिए ये पॉइंट बन रहा है तकरीबन, ऊपर वाली जो एक ब्रिक है उसका ये सेंटर पॉइंट है, ये तकरीबन बराबर बराबर हाफ है, तो लैम्डा एल बाई 4 होगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हाफ जो है एल बाई 2 बन जाएगा, जो कि उस हिसाब से तो ठीक है। बी ऑप्शन 100% करेक्ट है। ए ऑप्शन का मुझे अंदाज़ा नहीं है कि क्यों करेक्ट है, या पिक में कोई मसला है। क्वेश्चन 23 है द फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल मोड ऑफ ट्रांसफर वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रेच्ड वायर इज़ 1000 मिलीमीटर लॉन्ग is 250 hertz. When the wire is shortened 500 millimeter at the same tension, what is the fundamental frequency? इस केस में कहता है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जो मैं रिलेशन है, फार्मूले से भी आप लोग ये काम कर सकते हैं, लेकिन पहले रिलेशन की बात करें तो वो होता है इन्वर्स रिलेशन है लेंथ के साथ। ठीक है, अब लेंथ के साथ इन्वर्स रिलेशन है, 250 हर्ट्ज़ ऑलरेडी थी, अब लेंथ को कर दिया है उसने कम। जब लेंथ को कम किया है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। अब इसका ये मतलब है कि ए ऑप्शन नहीं हो सकता, बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब चॉइस है मेरे पास सी और डी की। अब इसके बाद आप लोगों ने जो है काम असल करना है वो फार्मूला अप्लाई करके ही हो सकता है। तो उसके लिए 1/2L जो है इससे आप फाइंड कर लेंगे। ये फार्मूला है। इसके अलावा अगर कोई शॉर्ट टेस्ट है तो मुझे नहीं पता, वैसे ये फार्मूला है। तो जो सही आंसर है इसका वो है 500 हर्ट्ज़। अ ट्यूनिंग फॉर्क पी प्रोड्यूसेस 12 बीट्स पर सेकंड विद अनदर ट्यूनिंग फॉर्क। ये फिर से रिपीट हुआ है 2017 में क्वेश्चन, यानी कि जो पहले 2013-12 में कहीं आया था या 14 में था शायद, तो वो दोबारा आया है 2017 में। तो रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, आजकल भी हो रहे हैं। ये आंसर की आ गई आपके सामने। तो छोटा सा चैप्टर था लेकिन बहुत ट्रिकी चीज़ें थी, और मैंने कोशिश भी की कि इसे मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर भी ज़रूर करें। इंशाल्लाह इस दफ़ा आपकी कैट की प्रिपरेशन ऐसी होगी कि आपको एटलीस्ट चीज़ें कंफ्यूज नहीं कर रही होंगी ना, पेपर में देख के आपको ये नहीं लगा कि ये चीज़ें आउट ऑफ सिलेबस आई हुई हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।